गुड आफ्टरनून ऑफ यू। आज हम जिस टॉपिक का रिवीजन शुरू कर रहे हैं उस टॉपिक का नाम है कैपिटल स्ट्रक्चर थियरीज। और आज के टॉपिक के बारे में मैं कुछ भी बोलूं उससे पहले एक क्लैरिफिकेशन दे देना चाहता हूं कि इस टॉपिक के ठीक बाद हम कंसोलिडेशन का रिवीजन स्टार्ट करेंगे, जैसे कि बहुत से स्टूडेंट्स रिक्वेस्ट कर रहे थे। और ये बात मैं पहले से इसलिए क्लैरिफाई कर रहा हूं क्योंकि कोई बच्चों को डाउट था कि पता नहीं मैं कंसोलिडेशन का रिवीजन करवाऊंगा कि नहीं करवाऊंगा। कंसोलिडेशन का रिवीजन हम ठीक इस टॉपिक के बाद करेंगे और जैसे मैं हमेशा करता हूं उसको बिल्कुल एग्जाम स्पेसिफिक रखेंगे। हम वो रिवीजन इस तरीके से रिकॉर्ड करेंगे कि ओल्ड सिलेबस और न्यू सिलेबस दोनों ही स्टूडेंट्स उससे फायदा उठा सकें। ओल्ड सिलेबस के हम एग्जाम के एमसीक्यूज भी करेंगे और न्यू सिलेबस के बच्चों के लिए जो अच्छे एग्जाम के डिस्क्रिप्टिव क्वेश्चंस हैं वो भी हम उसमें डिस्कस करेंगे। मतलब बिल्कुल एग्जाम स्पेसिफिक, एग्जाम ओरिएंटेड, जैसे हमने बाकी चैप्टर्स का रिवीजन किया है हम कंसोलिडेशन का रिवीजन भी करेंगे ठीक इस टॉपिक के बाद। आइए अब हम बात करते हैं कि आज हमें क्या करना है। देखिए, अगर आप हमारे इंस्टीट्यूट के स्टडी मटेरियल को देखेंगे तो वहां पर आपको कैपिटल स्ट्रक्चर नाम का एक चैप्टर दिखेगा और जब आप इस कैपिटल स्ट्रक्चर नाम के चैप्टर के डिटेल कंटेंट्स में जाएंगे तो आपको दिखेगा कि हमारे इंस्टीट्यूट ने इस टॉपिक के अंदर ही कई सारे टॉपिक्स को इंक्लूड कर रखा है। फॉर एग्जांपल, हमारे इंस्टीट्यूट ने कैपिटल स्ट्रक्चर टॉपिक में ही लेवरेजेस नाम का टॉपिक इंक्लूड कर रखा है, ईबीआईटी ईपीएस एनालिसिस नाम का टॉपिक इंक्लूड कर रखा है, ऑप्टिमल कैपिटल स्ट्रक्चर थियरीज और कुछ थियरी कॉन्सेप्ट्स हैं। जैसे कि आप अगर देखें तो ये हमारे इंस्टीट्यूट का स्टडी मटेरियल है, ठीक है। ये स्टडी मटेरियल का पीडीएफ है, कैपिटल स्ट्रक्चर नाम का चैप्टर आपको दिख रहा है। और अगर आप इसके कंटेंट्स की तरफ जाएंगे तो ऑप्टिमल कैपिटल स्ट्रक्चर, थियरीज ऑफ कैपिटल स्ट्रक्चर, लेवरेजेस, ईबीआईटी ईपीएस एनालिसिस और उसके अलावा कुछ आपको थियरी कॉन्सेप्ट भी दिखेंगे। देखिए, हर एक टीचर का ना पढ़ाने का एक तरीका होता है। हो सकता है कुछ टीचर ये सारे टॉपिक एक साथ पढ़ा दिया करते हो, हमारे इंस्टीट्यूट ने तो इन सारे टॉपिक्स को एक ही टॉपिक में कवर किया है। लेकिन मेरा जो तरीका है ना, मैं इन टॉपिक्स को इंडिपेंडेंटली ही देखता हूं। मतलब मैं इन टॉपिक्स को एक साथ मर्ज करके नहीं पढ़ाता और उसका कारण बहुत सीधा सीधा है कि इन टॉपिक्स का ना आपस में एज सच कोई कॉन्सेप्चुअल डिपेंडेंस नहीं है। वैसे हो सकता है कि इन सारे टॉपिक्स को कैपिटल स्ट्रक्चर नाम की एक तार जोड़ती हो, लेकिन जहां तक सवाल कॉन्सेप्ट के डिस्कशन का है, किसी भी टॉपिक का आपस में कोई कॉन्सेप्चुअल डिपेंडेंस नहीं है। मतलब मैं क्या बोलना चाह रहा हूं, अगर मान लो आपने लेवरेजेस नहीं पढ़ रखा, ठीक है, तो कोई प्रॉब्लम नहीं है। मैं अगर आपको ऑप्टिमल कैपिटल स्ट्रक्चर पढ़ाना स्टार्ट करूंगा, आपको परफेक्टली बिल्कुल बढ़िया से समझ में आएगा। अगर आपने लेवरेजेस नहीं भी पढ़ रखा, आप करके देख लो। यूट्यूब पर हमने ऑप्टिमल कैपिटल स्ट्रक्चर की तो रेगुलर बैच की क्लासेस डाल रखी है। न्यू सिलेबस वाले बच्चों के लिए तो बड़ा इंपॉर्टेंट टॉपिक है। अगर ऑप्टिमल कैपिटल स्ट्रक्चर से क्वेश्चन आया तो 5 या 10 नंबर में आएगा। और ये हमने रेगुलर बैच का डाला है, छोटा सा टॉपिक है, 3 क्लासेस हैं। अगर आपके पास वक्त है, न्यू सिलेबस के बच्चे हैं, तो आपको देख लेना चाहिए। मैं ये कह रहा था कि अगर आपने लेवरेजेस नहीं पढ़ रखा, ये टॉपिक आपको बिल्कुल परफेक्टली समझ में आएगा। इसका उल्टा कर लो, अगर मान लो आपने ऑप्टिमल कैपिटल स्ट्रक्चर नहीं पढ़ा हुआ और आप सीधे लेवरेजेस पढ़ते हैं तो भी कोई दिक्कत नहीं, आपको लेवरेजेस बिल्कुल परफेक्टली वैलिड बड़े बढ़िया से समझ में आएगा। और मैंने तो लेवरेजेस का जब रिवीजन यूट्यूब पर करवाया था, बिना कैपिटल स्ट्रक्चर के जिक्र को करते हुए करवाया था। लेवरेजेस नाम का टॉपिक हमने यूट्यूब पर न्यू सिलेबस और ओल्ड सिलेबस दोनों ही स्टूडेंट्स के पॉइंट ऑफ व्यू से रिवीजन क्लास भी डाल रखी है और ओल्ड वालों की तो प्लेलिस्ट देखोगे रेगुलर बैच की भी डली हुई है। अच्छा, ईबीआईटी ईपीएस एनालिसिस, इसका भी हमने रिवीजन यूट्यूब पर डाल रखा है, ओल्ड और न्यू दोनों बच्चों के लिए। मतलब कहने का यह है कि इन टॉपिक्स का एज सच आपस में कॉन्सेप्चुअल डिपेंडेंस नहीं है। एक टॉपिक नहीं पढ़ रखा तो दूसरा टॉपिक आराम से समझ में आता है। अब क्योंकि इन तीनों टॉपिक्स के अगर हम इन तीनों टॉपिक्स की बात करें तो हमने यूट्यूब पर कुछ ना कुछ इन तीनों के ऊपर अपलोड कर रखा है, चाहे रिवीजन चाहे रेगुलर बैच, ठीक है। तो इन तीनों की बात मैं आपके साथ नहीं करूंगा। आज की क्लास में हमारा जो मेन मुद्दा है वो है ये कैपिटल स्ट्रक्चर थियरीज। तो फिर आइए बिना देरी के स्टार्ट करते हैं इस टॉपिक के रिवीजन को। देखिए, जैसे हम इस टॉपिक की हेडिंग देखते हैं कैपिटल स्ट्रक्चर थियरीज, तो जो ये थियरीज वर्ड है ना, इससे कई बच्चों को लगता है कि इस टॉपिक में हमें सिर्फ थियरी पढ़नी है। यहां ये वो थियरी नहीं है जो हम आम भाषा में बोल देते हैं कि एग्जाम में कितने नंबर की थियरी आएगी, कितने नंबर का प्रैक्टिकल आएगा। ये वो थियरी नहीं है। यहां पे थियरी से मतलब है अप्रोचेस, मॉडल से। फॉर एग्जाम्पल, जब हमने डिविडेंड पॉलिसी नाम का टॉपिक रिवाइज किया था तो वहां पर मैंने आपको कई सारे मॉडल्स बताए थे, एमएम मॉडल, वॉल्टर्स मॉडल, गॉर्डन मॉडल, याद है आपको? डिविडेंड पॉलिसी का रिवीजन यूट्यूब पर डला हुआ है, आप देख सकते हैं। ऐसे ही जैसे हमने डिविडेंड पॉलिसी में कई सारे मॉडल्स पढ़े थे, यहां पर भी कैपिटल स्ट्रक्चर को लेकर कई सारे मॉडल्स हैं। जैसे कि वहां पर आपको याद होगा हमने एमएम मॉडल किया था, यहां पर भी एमएम है, यहां पर भी मोदी गिलानी मिलर है।
तो सर ये तो हमने वहां पढ़ा था, वहां पे मोदी, गिलानी और मिलर के जो व्यूज थे वो डिविडेंड पॉलिसी को लेकर थे। यहां पर मोदी, गिलानी, मिलर के व्यूज हम पढ़ेंगे कैपिटल स्ट्रक्चर को लेकर। भाई मान लो मैं मुकेश जसवानी हूं, मेरा व्यू पॉलिटिक्स पे भी हो सकता है, मेरा व्यू स्पोर्ट्स पे भी हो सकता है, मेरा व्यू एकेडमिक्स पे भी हो सकता है। नहीं भाई, मैं ही हूं, एक ही हूं, लेकिन मेरा व्यू अलग अलग चीजों पर हो सकता है ना। ऐसे ही मोदी, गिलानी और मिलर जो हैं, फाइनेंस की दुनिया में इनका बहुत बड़ा योगदान है, और जिसमें से एक योगदान आपने डिविडेंड पॉलिसी में देखा और एक योगदान आप यहां पर कैपिटल स्ट्रक्चर थियरीज नाम के टॉपिक में देखेंगे। ठीक है सर, समझ गए बात। अब वैसे तो देखो कैपिटल स्ट्रक्चर को लेकर और भी कई मॉडल्स होते हैं, पर जो हमारे लिए इंपॉर्टेंट मॉडल्स हैं, हमारे सिलेबस, हमारे कोर्स को लेकर इंपॉर्टेंट है, वो ये 4 मॉडल्स हैं। और इस टॉपिक के बारे में मैं कुछ भी बोलूं उससे पहले एक बात आपका जानना और जरूरी है कि इस टॉपिक में कॉस्ट ऑफ कैपिटल नाम के चैप्टर का जिक्र आएगा, उसका लिंकेज है इस टॉपिक के साथ। मैं जब रेगुलर बैच में भी इस टॉपिक को करवाता हूं तो मैं इस टॉपिक को कॉस्ट ऑफ कैपिटल के बाद करवाता हूं। मतलब हम लेवरेजेस पहले पढ़ लेते हैं, ईबीआईटी, ईपीएस भी पढ़ लेते हैं, ऑप्टिमल कैपिटल स्ट्रक्चर भी पढ़ लेते हैं, लेकिन कैपिटल स्ट्रक्चर थियरीज को मैं पहले नहीं पढ़ा सकता कॉस्ट ऑफ कैपिटल से, क्योंकि कॉस्ट ऑफ कैपिटल के कॉन्सेप्ट्स यहां पर यूज होने वाले हैं। वही WACC, KD, KE जो हम कॉस्ट ऑफ कैपिटल में कंप्यूट करते थे, वो सब इस टॉपिक में यूज होगा। तो मैं अब आपसे एक रिक्वेस्ट कर रहा हूं, अगर आपको कॉस्ट ऑफ कैपिटल नहीं आता है तो प्लीज पहले आप उसको पढ़ लीजिए, उसको पहले रिवाइज कर लीजिए। कॉस्ट ऑफ कैपिटल का रिवीजन भी यूट्यूब पर हमने अपलोड कर रखा है, तो पहले आप वो देख लीजिए और उसके बाद इस टॉपिक को करेंगे तो आपको बातें समझ में आएंगी। तो भले ही इस टॉपिक का इन टॉपिक्स के साथ, मतलब कैपिटल स्ट्रक्चर थियरीज का इन टॉपिक के साथ कोई कॉन्सेप्चुअल लिंकेज नहीं है, जैसे मैंने आपसे कहा, लेकिन इस टॉपिक का लिंकेज किसके साथ है? कॉस्ट ऑफ कैपिटल नाम के चैप्टर के साथ। तो कॉस्ट ऑफ कैपिटल के टॉपिक को आपको अच्छे से रिवाइज कर लेना चाहिए। चलिए ठीक है सर। अच्छा, एक और इंपॉर्टेंट बात, कुछ बच्चे पूछते हैं कि सर इस टॉपिक का वेटेज तो बता दो, इस टॉपिक को हम क्यों वक्त दें, भाई टाइम देंगे, रिवॉर्ड तो बताओ कितना मिलेगा। देखिए, अगर मैं ओल्ड सिलेबस के स्टूडेंट्स की बात करूं तो इस टॉपिक से 2 से 5 MCQ आने की पॉसिबिलिटी है। ध्यान रखें, मैं सिर्फ कैपिटल स्ट्रक्चर थियरीज की बात कर रहा हूं। मैं ये पूरे के पूरे कैपिटल स्ट्रक्चर जो हमारे इंस्टीट्यूट ने स्टडी मैट में लिखा है, इसमें से 2 से 5 नहीं बोल रहा हूं। मैं सिर्फ कैपिटल स्ट्रक्चर थियरीज नाम के टॉपिक से बोल रहा हूं कि 2 से 5 MCQ आ सकते हैं। अब रही बात न्यू सिलेबस की, क्योंकि न्यू सिलेबस में तो FM है ही 40 नंबर का और डिस्क्रिप्टिव पैटर्न है। डिस्क्रिप्टिव पैटर्न में प्रॉब्लम क्या होती है कि सारे चैप्टर्स को मौका नहीं मिलता है। MCQ में तो क्या है ना, क्योंकि एक एक नंबर के क्वेश्चन पूछने हैं तो इंस्टीट्यूट हर एक चैप्टर में से कुछ ना कुछ पूछ लेता है। लेकिन डिस्क्रिप्टिव पैटर्न में क्या होता है कि कुछ ऐसे टॉपिक होते हैं जो आ भी सकते हैं, नहीं भी आ सकते हैं। तो ये उसी कैटेगरी का टॉपिक है, आ भी सकता है, नहीं भी आ सकता है। आया तो 5 नंबर का आएगा। अब वो 5 नंबर का प्रैक्टिकल भी आ सकता है और 5 नंबर की थियरी भी आ सकती है। मैं जो बातें भी करूंगा, आपकी थियरी भी कवर हो जाएगी और प्रैक्टिकल भी कवर हो जाएगा, अगर इस टॉपिक से 5 नंबर का क्वेश्चन आता है तो। अब हम करेंगे क्या? अब हम इस चैप्टर में, जैसे मैंने बताया कि हमें ये कई सारी अप्रोचेस पढ़नी है, और जैसे कि आपको मेरा तरीका पता ही है, हम एक एक करके हर एक अप्रोच पर बात करते चलेंगे, फिर उससे रिलेटेड जो भी एग्जाम MCQs हैं ओल्ड सिलेबस वाले बच्चों के लिए, या फिर जो भी डिस्क्रिप्टिव अच्छा क्वेश्चन है न्यू सिलेबस वाले बच्चों के लिए, वो हम सॉल्व करते हुए चलेंगे। तो एक एक करके हर अप्रोच पर बात करेंगे, लेकिन इन अप्रोचेस के ऊपर बात करने से पहले मुझे कुछ ऐसी बातें बोलनी है जो इन चारों के चारों अप्रोचेस के लिए कॉमन है। चारों अप्रोचेस के लिए कॉमन है, मतलब कुछ ऐसा डिस्कशन है जो चारों अप्रोचेस में काम आएगा। क्या डिस्कशन है? अब वो क्या डिस्कशन है मैं उसके बारे में बोलूंगा, उससे पहले ना आप पहले ये एक हेडिंग बना के ना अपने रजिस्टर्स पर नोट कर लीजिए, कैपिटल स्ट्रक्चर थियरीज करके आप हेडिंग डालिएगा और ये 4 अप्रोचेस को ऐसे लिख लीजिएगा। और क्योंकि ये रिवीजन क्लास है तो इसलिए मैं लिखने का वक्त आपको ज़्यादा नहीं दे पाऊंगा, आपको वीडियो को पॉज करके ही लिखना होगा, या फिर आप स्क्रीनशॉट लेकर बाद में भी नोट कर सकते हैं। अब आप एक हेडिंग देख रहे हैं, कॉमन एजम्पशंस इन कैपिटल स्ट्रक्चर थियरीज। इसके बारे में बोलूं उससे पहले एक छोटा सा एग्जांपल सुनो। मान लीजिए मेरे सामने बहुत सारे बच्चे पढ़ रहे हैं, मान लो फेस टू फेस पढ़ा रहा हूं, कई सारे स्टूडेंट्स पढ़ रहे हैं, और मैंने क्लास में एक अनाउंसमेंट करी कि देखो ये वो बच्चा है जो कि इस बार रैंक लाने वाला है। जैसे ही मैं ये स्टेटमेंट देता हूं कि ये बच्चा रैंक लाने वाला है, तो जानते हो मैंने कुछ एजम्पशंस भी ले ली साथ साथ। मेरी वो स्टेटमेंट के पीछे कई सारी एजम्पशंस आ गई। पहली एजम्पशन, जैसे मैं बोलता हूं ये रैंक लाने वाला है, इसका मतलब मैं ये एज्यूम कर रहा हूं कि ये बच्चा बोथ ग्रुप देगा, क्योंकि सिंगल ग्रुप में तो रैंक आती नहीं। दूसरी एजम्पशन, ये बच्चा जैसे अभी पढ़ रहा है ऐसे ही कंसिस्टेंटली एग्जाम तक पढ़ता रहेगा, बीच में इसका ध्यान नहीं भटकेगा। ये मैंने एक और एजम्पशन ली।
तीसरी एजम्पशन, ये बच्चा एटलीस्ट एग्जाम शुरू होने से पहले 3 महीने पहले अपना सिलेबस खत्म करके बैठेगा। अगर मेरा सिलेबस जून तक ही चल रहा है, जून तक ही मैं नया नया पढ़ रहा हूं, जून में तो एग्जाम ही होते हैं, तो कहां से रैंक आएगी? रैंक छोड़ो, पास होने के लाले। मतलब ये कि अगर मैंने टाइमली सिलेबस नहीं कंप्लीट किया तब भी रैंक लाना पॉसिबल नहीं है। मतलब मैंने एक सिंपल सी स्टेटमेंट दी और उस सिंपल सी स्टेटमेंट के पीछे मेरी कई सारी एजम्पशंस है। मैंने कुछ बातें एज्यूम कर ली कि ऐसा तो होगा ही होगा। अब जरा सोचो, ये तो एक छोटी सी स्टेटमेंट थी। इन बड़े बड़े लोगों ने, जिनकी बात अभी हम 4 मॉडल्स देखे, इन्होंने तो कैपिटल स्ट्रक्चर के बारे में ऐसी बातें बोल दी हैं जो हर एक एफएम की एकेडमिक बुक में, तो उन्होंने भी कुछ एज्यूम किया होगा। और आपने इतनी पढ़ाई करी है अभी तक, साइंस में, मैथ्स में, आपने कई बार कई चीजें प्रूव होती हुई देखी, और वो जब बातें प्रूव की जाती हैं तो कुछ ना कुछ एजम्पशंस ली जाती हैं, क्योंकि इतना डायनामिक वर्ल्ड है। अगर हम हर एक फैक्टर को बार बार बदलते जाएंगे तो कुछ प्रूव ही नहीं हो पाएगा। हमने जब डिविडेंड पॉलिसी पढ़ा था, एमएम मॉडल, तो याद है वहां पर भी हमने कुछ एजम्पशंस पढ़ी थी। हम जब वहां पर वॉल्टर मॉडल पढ़ रहे थे तो वहां पर भी कुछ एजम्पशंस थी। हमने जब सीएपीएम मॉडल पढ़ा था कॉस्ट ऑफ कैपिटल में, वहां पर भी कुछ एजम्पशंस ली थी। मतलब जब हम कोई थियरी प्रूव करते हैं तो कुछ एजम्पशंस का सहारा लेते हैं। ऐसे ही ये सारे के सारे जो मॉडल्स हैं, ये भी कुछ एजम्पशंस का सहारा लेके ही प्रूव किया गया है। अब कुछ ऐसी एजम्पशंस हैं जो सिर्फ अलग अलग स्पेसिफिक अप्रोचेस को बिलोंग करती है। मतलब कुछ ऐसी एजम्पशन है जो एनआई अप्रोच की इंडिविजुअल है, कुछ ऐसी अप्रोचेस हैं जो इस एनओआई अप्रोच की इंडिविजुअल है। ऐसे ही कुछ ट्रेडिशनल की है और कुछ मोदी की यानी मिलर की है। लेकिन कुछ ऐसी एजम्पशंस भी हैं जो इन सबके लिए कॉमन है। तो पहले मैं आपको वो एजम्पशंस सिखा रहा हूं, समझा रहा हूं, जो कि इन सारे के सारे अप्रोचेस में कॉमन है। आइए जरा देखते हैं वो कौन सी कॉमन एजम्पशंस है। पहली एजम्पशन हम इन चारों मॉडल्स में जो कंबाइन, जो हमेशा लेंगे, वो लेंगे कि हमारे इस चैप्टर में सिर्फ 2 ही सोर्सेस है फाइनेंस के, एक डेट और दूसरा इक्विटी। तीसरा कौन सा हो सकता है? प्रेफरेंस शेयर कैपिटल। मतलब हम यहां पर ये एज्यूम करते हुए चलेंगे देयर इज नो प्रेफरेंस शेयर कैपिटल। तो पहली एजम्पशन हमें क्या लेनी है इस पूरे चैप्टर में, क्योंकि चारों एजम्पशन ही पढ़ेंगे पूरे चैप्टर में। पहली हमारी एजम्पशन ये रहने वाली है कि हमारे पास सिर्फ 2 ही सोर्सेस, हमारे बिजनेस में जो पैसा लगा है सिर्फ 2 ही सोर्सेस का लगा है, एक डेट और दूसरा इक्विटी। जैसे ही हम ये बोल देते हैं तो हम क्या कह रहे हैं? दैट इज नो प्रेफरेंस शेयर कैपिटल। अब क्योंकि ना ये कॉमन एजम्पशन है, तो उसका क्या मतलब हुआ कि जब हम ये चारों अप्रोचेस पढ़ेंगे तो हम यही एज्यूम करते हुए पढ़ेंगे कि हमारे पास सिर्फ 2 ही सोर्सेस ऑफ फाइनेंस है, एक डेट और दूसरा इक्विटी। मतलब प्रेफरेंस शेयर कैपिटल इन चारों की चारों अप्रोचेस में ही नहीं होंगी। ठीक है जी, ये पहली कॉमन एजम्पशन है। दूसरी कॉमन एजम्पशन क्या है? देयर आर नो टैक्सेस। मतलब हम ये मान के चलेंगे कि हमारे यहां पर किसी भी तरह के कोई टैक्सेस नहीं होते। हालांकि मैं आपको एक बात ये बताऊंगा कि एकेडमिकली टैक्सेस के साथ भी इन अप्रोचेस का एक मॉडिफाइड वर्जन है, अवेलेबल है। लेकिन जो ये ओरिजिनली जो ये अप्रोचेस जब डिफाइन की गई थी तो यही एज्यूम करके की गई थी कि टैक्सेस नहीं है। फिलहाल के लिए हम यही मान के चल रहे हैं कि ओरिजिनली हमें क्या पढ़ना है। तो टैक्सेस अगर नहीं होंगे तो उसका क्या इंप्लीकेशन होगा? सर टैक्सेस नहीं होंगे तो हमारी जो इनकम स्टेटमेंट जो हम बनाया करते थे वो तो अर्निंग बिफोर टैक्स पे खत्म हो जाएगी। इसका मतलब यह हुआ कि हमारे इस चैप्टर के लिए अर्निंग बिफोर टैक्स और अर्निंग आफ्टर टैक्स एक ही बात है, क्योंकि टैक्सेस ही नहीं है। और जरा आप सोचिए, क्योंकि प्रेफरेंस कैपिटल भी नहीं है तो अर्निंग बिफोर टैक्स के तो आगे हम जा ही नहीं सकते, क्योंकि प्रेफरेंस कैपिटल नहीं है तो प्रेफरेंस डिविडेंड भी नहीं होगा। भाई अगर हम इनकम स्टेटमेंट याद करो लेवरेजेस टॉपिक, तो क्या करते थे? सेल्स माइनस वीसी कंट्रीब्यूशन माइनस फिक्स कॉस्ट ईबीआईटी माइनस इंटरेस्ट ईबीटी। बस ईबीटी पे इनकम स्टेटमेंट खत्म। क्योंकि ईबीटी के आगे हम कब जा सकते हैं? जब टैक्सेशन हो, वो है ही नहीं। ईबीटी के आगे और कब जा सकते हैं? जब प्रेफरेंस शेयर कैपिटल का डिविडेंड हो, वो भी नहीं है यहां पर। इसका मतलब हम कह सकते हैं कि इस चैप्टर में हमारी इनकम स्टेटमेंट जो है वो ईबीटी पर ही खत्म हो जाएगी। बिल्कुल सर, बिल्कुल परफेक्ट बात है। फिर हम बोलते हैं पे आउट रेशियो इस चैप्टर में 100% है। मतलब जो कमाई करते हैं सारा का सारा हम दे देते हैं अपने शेयर होल्डर को, कुछ भी रिटेन नहीं करते। जब मैं बोलता हूं पे आउट रेशियो इज 100%, इसका मतलब मैं क्या बोल रहा हूं? देयर आर नो रिटेन्ड अर्निंग्स। और अगर आपको कॉस्ट ऑफ कैपिटल टॉपिक याद हो तो मैंने आपको बताया था भाई रिटेन्ड अर्निंग्स होती है तो ही ग्रोथ आती है। इसका मतलब यहां पर हम जिन ऑर्गेनाइजेशंस की बात करेंगे वो ग्रोथ फर्म्स तो है ही नहीं, क्योंकि ग्रोथ कब आती है? जब हम क्या करें?
जब हम प्रॉफिट कमाएं उसको रिटेन करें, उस रिटेन किए हुए पैसे को एक्सपेंशन के लिए हम लगा दें, हम जो भी कमाते हैं सबका सब डिस्ट्रीब्यूट कर देते हैं। तो यहां पर आप क्या लिखेंगे, पे आउट रेशियो इज 100% का मतलब क्या हो गया, नो रिटेन्ड अर्निंग्स। अच्छा, आपको ये तो याद है ना कि हम यहां पर अभी क्या कर रहे हैं, अभी हम किसी अप्रोच के बारे में बात नहीं कर रहे हैं, अभी हम वो डिस्कशन कर रहे हैं जो सारी अप्रोचेस के लिए कॉमन है। और मैंने आपको अभी 3 assumptions बताई। पहली assumption क्या बताई कि हमारे इस चैप्टर में सिर्फ 2 ही सोर्सेज ऑफ फाइनेंस होंगे, एक डेट और दूसरा इक्विटी, मतलब यहां पर प्रेफरेंस शेयर की बात हम नहीं करने वाले। दूसरी assumption बताई कि हम इस चैप्टर में टैक्सेस को इग्नोर करने वाले हैं। और तीसरी assumption आपको बताई कि हमारे इस चैप्टर में हम ये मान के चलेंगे जितनी भी कमाई करते हैं सारी की सारी डिविडेंड के तौर पर बांट देते हैं, मतलब कोई भी रिटेन्ड अर्निंग्स नहीं है। चौथी और पांचवी assumption को ना मैं फिलहाल के लिए डेफर कर रहा हूं, इसका कोई ऐसा ना डायरेक्ट लिंकेज नहीं होगा जो भी मैं आपके साथ प्रैक्टिकल्स डिस्कस करूंगा, जो अप्रोचेस डिस्कस करूंगा, लेकिन मैं किसी अप्रोच को समझाते हुए ये 2 assumptions भी आपको आगे चल के एक्सप्लेन कर दूंगा। ठीक, तो मैंने अभी आपके साथ 3 कॉमन assumptions डिस्कस करी हैं। अब ना जो अगला कॉमन पार्ट में आपके साथ डिस्कस कर रहा हूं वो है कुछ फॉर्मूलाज। जैसे कि आप हेडिंग देख रहे हैं, कंप्यूटेशन ऑफ वैल्यू ऑफ डेट, वैल्यू ऑफ इक्विटी एंड वैल्यू ऑफ फर्म। और अगर आप ये फॉर्मूलाज देखें तो आपको कॉस्ट ऑफ कैपिटल की अब याद आएगी। हमने कॉस्ट ऑफ कैपिटल में केडी क्या होता है, केई क्या होता है, केओ क्या होता है, ये सारी बातें वहां पर बड़े अच्छे से डिस्कस करी है और उसका रिवीजन भी हमने यूट्यूब पर डाल रखा है। रेगुलर बैच वाले बच्चों को तो सब कुछ याद ही होगा ऑफकोर्स। अब मैं ये ना आपको एक एग्जाम्पल की मदद से समझा रहा हूं। ठीक है, आइए जरा एक एग्जाम्पल लेते हैं और इसको समझने की कोशिश करते हैं। ये भी ध्यान रखें कॉमन डिस्कशन ही है, मतलब जो मैं यहां पर फॉर्मूलाज आपके साथ डिस्कस करूंगा ये सारे के सारे अप्रोचेस में काम आएंगे। अब पहले मुझे आप ये बताइए, क्या आपने कॉस्ट ऑफ कैपिटल चैप्टर को रिवाइज कर लिया है? अगर कर लिया है तो मुझे बताइए वहां पर हमने केडी को कंप्यूट करने का क्या फॉर्मूला डिस्कस किया था? सर कॉस्ट ऑफ कैपिटल में आपने केडी का फॉर्मूला डिवाइस करवाया था, आई मल्टीप्लाइड बाय 1 माइनस टी डिवाइडेड बाय नेट प्रोसीड इनटू 100। हालांकि हमने कॉस्ट ऑफ कैपिटल में रिडीमेबल डेट और इररिडीमेबल डेट को अलग अलग डिस्कस किया था, फिलहाल यहां पर हम मान के चल रहे हैं कि इररिडीमेबल डेट की बात हो रही है। तो हमारा फॉर्मूला क्या था? आई मल्टीप्लाइड बाय 1 माइनस टी डिवाइड बाय एनपी इंटू 100। और क्योंकि हमने अभी अभी एक एजम्पशन देखी है, देयर आर नो टैक्सेस, इसका मतलब हमारे इस चैप्टर के लिए ये फॉर्मूला सिंप्लीफाई हो जाना चाहिए। क्योंकि हमने अभी अभी एक एजम्पशन देखी है कि देयर आर नो टैक्सेस, इसका मतलब अगर 1 माइनस टी में टी नहीं है तो हमारा फॉर्मूला तो बस यही रह जाएगा, आई अपॉन एनपी इंटू 100, जहां पर आई क्या है? इंटरेस्ट, एनपी क्या है? नेट प्रोसीड। और अगर आपको थोड़ा सा भी याद हो तो मैंने वहां पर एक्सप्लेन किया था कि हम इस केडी को कंप्यूट करने के लिए एक डिबेंचर की वैल्यूज को भी यूज कर सकते हैं और टोटल डिबेंचर्स के वैल्यूज को भी यूज कर सकते हैं। मतलब मैं चाहूं तो इस केडी को कंप्यूट करने के लिए मान लो एक डिबेंचर का वैल्यू यूज करूं तो उसका मतलब एक डिबेंचर का इंटरेस्ट, एक डिबेंचर का इंटरेस्ट कितना हो जाएगा? 12% ऑफ 100 12 रुपए, और एक डिबेंचर का नेट प्रोसीड कितना? 100 रुपए। तो हमारा केडी कितना निकल आया? 12%। और मैं अगर यही कैलकुलेशन टोटल बेसिस पे करना चाहूं तो मुझे टोटल इंटरेस्ट लेना पड़ेगा। टोटल इंटरेस्ट मतलब 10 लाख रुपए का 12% कितना होता है? 1,20,000 डिवाइडेड बाय सारे के सारे डिबेंचर्स का नेट प्रोसीड कितना होगा? 10 लाख इंटू 100, ये भी कितना आएगा? 12%। भाई इस पर्टिकुलर एग्जाम्पल में आई और केडी सेम सेम है क्योंकि यहां पे टैक्सेस नहीं है, यहां पर कोई फ्लोटेशन कॉस्ट की बात नहीं हुई है। कॉस्ट ऑफ कैपिटल में तो हम बड़े हाई एंड बातें करते हैं ना, यहां पे सिंपल बातें, इंटरेस्ट रेट ही कहीं ना कहीं यहां पर केडी का काम कर रहा है। अब मैं इस छोटे से डिस्कशन से कोई फॉर्मूला एक डिवाइस करना चाहूं तो कर सकता हूं। जैसे कि अभी अभी आपने बोला कि केडी निकालने का एक तरीका है। क्या तरीका है? कि आप इंटरेस्ट ले लीजिए, टोटल भी ले सकते हो, एक डिबेंचर का भी ले सकते हो। मैं कह रहा हूं मान लो हम टोटल लेते हैं तो उसका मतलब टोटल इंटरेस्ट डिवाइडेड बाय टोटल नेट प्रोसीड ऑफ डिबेंचर। यहां पर नेट प्रोसीड्स को मैं एक नाम दे रहा हूं वैल्यू ऑफ डिबेंचर्स। मैं क्या नाम दे रहा हूं? वैल्यू ऑफ डिबेंचर। हमारे इस डिबेंचर की वैल्यू कितनी है? 10 लाख रुपए। मैंने यहां पर थोड़ा सा नामकरण बदल दिया, जिसको हम कॉस्ट ऑफ कैपिटल में नेट प्रोसीड बोलते थे, यहां पर मैं उसको क्या बोलना चाह रहा हूं? वैल्यू ऑफ डिबेंचर। कोई दिक्कत है क्या? नहीं, अल्टीमेटली डिबेंचर्स का वैल्यू तो है। और मुझे अगर इस फॉर्मूला से वैल्यू ऑफ डिबेंचर को निकालना हो, मुझे अगर इस फॉर्मूला से
वैल्यू ऑफ डिबेंचर को निकालना हो तो बताओ क्या निकलेगा? सर आई को केडी से डिवाइड कर दो, इंटरेस्ट को केडी से डिवाइड कर दो। और मैं अगर इसको थोड़ा सा सिंप्लीफाई कर दूं आपके लिए, देखो तीन चीजें होती हैं, एक है डिबेंचर का अमाउंट, एक है उसका इंटरेस्ट रेट और एक है इंटरेस्ट अमाउंट। सपोज मैं आपसे ये कहूं कि भाई देखो हमारा 10 लाख रुपए के डिबेंचर है और हमारा रेट ऑफ इंटरेस्ट जो है ना वो 12% है, तो क्या मुझे आप इंटरेस्ट का अमाउंट नहीं निकाल के बता सकते? सर निकाल देंगे। कितना निकाल के बताओगे? 1,20,000। मतलब मैं आपको दो चीज देता हूं तो तीसरी निकाल देते हो ना। मैं अगर सपोज इस बार आपको ये वैल्यू ऑफ डेट ना दूं और बाकी की दो चीजें दे दूं तो वैल्यू ऑफ डेट निकाल लोगे ना आप? हाजिर निकाल देंगे। कैसे निकालोगे? वैल्यू ऑफ डेट निकालने के लिए आपने क्या किया? आपने 1,20,000 को 12% से डिवाइड कर दिया। व्हाट इज दिस 1,20,000? टोटल इंटरेस्ट। एंड व्हाट इज दिस 12%? केडी। भाई यहां पर इंटरेस्ट और केडी बराबर ही होगा क्योंकि टैक्स रेट नहीं है ना, इसलिए बराबर ही होगा। तो कहीं ना कहीं अगर आपको डेट का वैल्यू निकालना हो तो आपको क्या करना चाहिए? इंटरेस्ट मतलब जो डिबेंचर होल्डर का रिटर्न है अमाउंट में रुपीस में, उसको ऊपर लो और नीचे उसी के रिटर्न को परसेंटेज में ले लो। भाई हमारा अगर ध्यान से देखो तो फॉर्मूला क्या बन गया, याद रखने का बिल्कुल बेसिक तरीका है। ऊपर क्या है? डिबेंचर होल्डर का रिटर्न रुपीस में और नीचे क्या है? डिबेंचर होल्डर का रिटर्न परसेंटेज में। न्यूमरेटर में क्या है? डिबेंचर होल्डर का रिटर्न रुपीस में, इंटरेस्ट दे रहे हैं रुपीस में, और उन्हीं के रिटर्न को अगर मैं जो परसेंटेज में है उसी से डिवाइड कर दूंगा तो हमारे डिबेंचर का वैल्यू निकल आएगा। और इसी लॉजिक पर आप वैल्यू ऑफ इक्विटी भी निकाल सकते हैं। हालांकि मैं इसकी भी रीजनिंग दूंगा अभी एग्जांपल के साथ, लेकिन मैं अगर इसी लॉजिक पर आपके साथ ये रीजनिंग दूं और वैल्यू ऑफ इक्विटी भी हम डिराइव कर सकते हैं। जैसे मैंने डेट के लिए क्या बोला कि डिबेंचर होल्डर का रिटर्न मतलब इंटरेस्ट लो रुपीस में और डिवाइड किससे कर दो? डिबेंचर होल्डर के रिटर्न परसेंटेज से, मतलब इंटरेस्ट रेट या केडी से। ऐसे ही इक्विटी के केस में सोचो, इक्विटी वालों का रिटर्न रुपीस में क्या होगा? सर इक्विटी वालों का रिटर्न मतलब क्या? सब कुछ इक्विटी वालों को आता है इंटरेस्ट देने के बाद। मतलब ध्यान से देखो, ईबीटी इज व्हाट? ईबीटी इज द रिटर्न ऑफ इक्विटी शेयर होल्डर, क्योंकि यहां पे टैक्सेस तो है ही नहीं, ना ही प्रेफरेंस है, तो सारी की सारी कमाई जो ईबीटी है वो किसके पास चली जाएगी? इक्विटी वालों के लिए। तो उनकी कमाई, इक्विटी वालों की कमाई रुपीस में डिवाइडेड बाय इक्विटी वालों की कमाई परसेंटेज में। जो इक्विटी वाले एक्सपेक्ट करते हैं वो उनकी कमाई है, उसी को तो केई बोलते हैं। आप अगर ध्यान से देखें तो बेसिकली पता है, छोटी सी कॉमन सेंस लगाएं। वैल्यू ऑफ डेट निकालने के लिए हम क्या कह रहे हैं? जो भी डिबेंचर होल्डर्स का रिटर्न है उनके परसेंटेज रिटर्न से उसे कैपिटलाइज कर दो। इंटरेस्ट उनका रुपीस में रिटर्न है और डिवाइड किससे कर दिया? इंटरेस्ट रेट या केडी से। ऐसे ही वैल्यू ऑफ इक्विटी निकालने के लिए आपने क्या किया? उनका जो रिटर्न है रुपीस में, उनके परसेंटेज रिटर्न से उसको डिवाइड करके कैपिटलाइज करके आप वैल्यू ऑफ इक्विटी निकाल दो। आओ जरा इसके लिए भी एक एग्जांपल ले लेते हैं। अगर आपको कॉस्ट ऑफ कैपिटल याद हो तो हमने वहां पर केई कंप्यूट करने के कई सारे मॉडल्स डिस्कस किए थे, याद है आपको? और जो हमारा सबसे पहला बेसिक मॉडल था वहां पर हमने केई, पता है कैसे कंप्यूट किया था? हमने वहां पर केई कंप्यूट किया था, अर्निंग पर शेयर लिया था, एक शेयर का अर्निंग बेस्ड मॉडल था वो, और डिवाइड कर दिया था एक शेयर के प्राइस से मल्टीप्लाइड बाय 100। जैसे हमारा यहाँ पर एक शेयर का अर्निंग कितना है? 10 रुपए। एक शेयर का वैल्यू कितना है? 100 रुपए। तो हमारा केई कितना निकल गया? यहाँ पर 10% निकल गया। ठीक है, हमने जब कॉस्ट ऑफ कैपिटल किया था तो हमने केई ज्यादातर एक शेयर के रेफरेंस में ही कंप्यूट किया था। हालांकि वहां पर डिविडेंड ग्रोथ मॉडल वगैरह हाई एंड मॉडल्स भी थे, पर डिविडेंड ग्रोथ मॉडल की मैं यहां पर इसलिए डिस्कशन नहीं कर रहा हूं क्योंकि हमने यहां पर क्या एज्यूम किया है कि हम सारी की सारी कमाई बांट देते हैं। सारी कमाई बांट देंगे तो ग्रोथ तो आएगी नहीं। भाई ग्रोथ करने के लिए पैसा रोकना जरूरी है। जब पैसा ही नहीं रोकेंगे तो बिजनेस को बढ़ाएंगे कैसे? क्योंकि हमारे इस चैप्टर में एक और भी असम्पशन है कि हम अपनी कैपिटल एम्प्लॉयड को भी नहीं छेड़ते। मतलब ऐसा भी नहीं है कि नया इक्विटी नए डेट से हम अपने बिजनेस को बढ़ा रहे हैं, हम अपनी कैपिटल एम्प्लॉयड भी सेम रखते हैं। अब ऐसा क्यों करते हैं? आगे चल के जब हम अप्रोचेस पढ़ेंगे ना तो आपको समझ में आएगा, हमें कुछ बातें प्रूव करनी है, इस करके करते हैं। बट फिलहाल के लिए मैं ये कह रहा हूं कि हमने केई का ये बेसिक सा फॉर्मूला कॉस्ट ऑफ कैपिटल में डिस्कस किया था। अगर आप ध्यान से देखें तो यहां पर हम क्या कर रहे हैं? एक शेयर की कमाई को डिवाइड कर रहे हैं एक शेयर के वैल्यू से, और उनका रिटर्न निकल जाता है शेयर होल्डर का, जिसको हम केई बोल देते हैं। हम अगर यही काम करना चाहें, हमने जब कॉस्ट ऑफ कैपिटल किया था तो मैंने कहा हमने केई निकालते वक्त सारी कैलकुलेशन एक शेयर के रेफरेंस में की थी, मानता हूं, लेकिन अगर हम चाहें तो इसको टोटल बेसिस पे भी कर सकते हैं। जैसे केडी निकालने के लिए आप एक डिवेंचर का इंटरेस्ट, एक डिवेंचर का वैल्यू और टोटल इंटरेस्ट और टोटल वैल्यू कंसीडर कर सकते हैं। ऐसे ही यहां पर भी आप अगर चाहें तो एक शेयर का अर्निंग पर शेयर
और एक शेयर का प्राइस ये भी कंसिडर कर सकते हैं, और टोटल अर्निंग डिवाइड बाय टोटल प्राइस भी कर सकते हैं। जैसे कि आप मुझे ये बताइए, हमारी यहां पर टोटल अर्निंग्स कितनी है? 10,000। और जरा सोचिए ना, एक शेयर की अर्निंग 1 रुपए है, तो 1000 शेयर की कितनी होगी? 10,000। नहीं, तो हमारी टोटल अर्निंग 10,000 है। और हमारे टोटल शेयर्स की वैल्यू कितनी है? हमारे एक शेयर की वैल्यू 100 रुपए है, तो 1000 शेयर्स की वैल्यू कितनी होगी? 1 लाख। तो अभी भी कितना आएगा? 10% ही आएगा। अभी भी कितना आ रहा है? 10% ही आ रहा है। तो मैं यहां पर फिर से कह सकता हूं, जैसे अभी हमने डिवेंचर्स के लिए बात कंक्लूड की थी, मैं यहां पर कह सकता हूं केई निकालने का एक तरीका है। कि केई निकालने का क्या तरीका है? इक्विटी वालों के लिए क्या कमाया, इक्विटी वालों के लिए जो कमाया उसको हम यहां पर ईबीटी बोलेंगे, क्योंकि ये सारी की सारी अर्निंग इस बार इक्विटी वालों की ही है। मुझे इसमें से किसी को भी नहीं देना। सरकार के टैक्सेस यहां पर है नहीं, प्रेफरेंस यहां पर है नहीं, सब कुछ इक्विटी का है। और डिवाइड किससे करना है? इक्विटी वालों का कितना वर्थ है, इक्विटी वालों का वैल्यू कितना है। इक्विटी वालों का वैल्यू यहां पर कितना है? 1 लाख है। तो जिसको मैं यहां पर क्या बोल रहा हूं? वैल्यू ऑफ इक्विटी। यहां पर क्या बोलूंगा? P0 नहीं बोलूंगा, यहां पर क्या बोलूंगा? वैल्यू ऑफ इक्विटी। फॉर्मूला वही है। हम क्या कह रहे हैं? इक्विटी वालों के एक शेयर पर क्या कमाया, उनकी एक शेयर की वर्थ क्या है। मैंने कहा ये तरीका नहीं, हम दूसरा लगा रहे हैं, इनकी टोटल कमाई कितनी और इनकी टोटल वर्थ कितनी। और मैं अगर यहीं से वैल्यू ऑफ इक्विटी निकालना चाहूं तो कैसे निकलेगा? ईबीटी को केई से डिवाइड करके, ईबीटी को केई से डिवाइड करके। तो आइए फिर फाइनली कंक्लूड करते हैं। मुझे बताइए केडी का फॉर्मूला क्या होता है? सर केडी का फॉर्मूला आपने बताया था, केडी इज इक्वल्स टू आई डिवाइडेड बाय नेट प्रोसीड्स इनटू 100। क्योंकि यहां पर टैक्सेस नहीं है इसलिए 1 माइनस टी से हमने मल्टीप्लाई नहीं किया। ये आई एक डिवेंचर का भी हो सकता है, टोटल भी हो सकता है। यहां पर हम कह रहे हैं बस नेट प्रोसीड को ना हम नेट प्रोसीड नहीं बोलेंगे, हम यहां पर इसको नाम देंगे वैल्यू ऑफ डेट, जिसको रिप्रेजेंट करेंगे वीडी से। तो ये वैल्यू ऑफ डेट बेसिकली क्या है? नेट प्रोसीड्स ही है। तो अगर मुझे इसी की मदद से अगर वैल्यू ऑफ डेट कंप्यूट करना हो तो मुझे क्या करना चाहिए? मुझे आई को केडी से डिवाइड कर देना चाहिए। और सिंपल टर्म्स में अगर सोचोगे तो व्हाट इज आई? आई क्या है? डिवेंचर होल्डर को रिटर्न कितना दिया हमने रुपीज में। और ये केडी क्या है? डिवेंचर होल्डर का रिटर्न कितना है परसेंटेज में। भाई कंपनी के लिए कॉस्ट होगी, डिवेंचर होल्डर के लिए तो रिटर्न ही है ना। उनका रिटर्न रुपीज में कितना है उससे डिवाइड कर दिया, रिटर्न परसेंटेज में कितना है। और ऐसे ही अगर मैं आपसे पूछूं कि बताओ केई का फॉर्मूला क्या होता है, तो आप क्या बोलोगे? सर केई का फॉर्मूला होता है कि हमने इक्विटी वालों को कमा के क्या दिया। एक शेयर के रिस्पेक्ट में भी बोल सकते हो, टोटल के बेसिस पे भी बोल सकते हो। यहां पर हम इक्विटी वालों को टोटल कितना कमा के दे रहे हैं? ईबीटी कमा के दे रहे हैं, क्योंकि यहां पर टैक्सेस नहीं है, प्रेफरेंसेस नहीं है, ईबीटी ही इक्विटी वालों की टोटल अर्निंग है। और हम इक्विटी वालों का टोटल वैल्यू ले लेंगे, तो ये क्या आ जाएगा? हमारा कॉस्ट ऑफ इक्विटी। भाई ऊपर क्या था? ये 10,000 क्या था? इक्विटी वालों की टोटल अर्निंग। नीचे क्या है? 1 लाख रुपए क्या था? इक्विटी वालों की टोटल वैल्यू। नहीं, तो इससे हो जाएगा। और मुझे अगर यहां पर वैल्यू ऑफ इक्विटी कंप्यूट करना हो तो मुझे क्या करना चाहिए? ईबीटी को केई से डिवाइड कर देना चाहिए। वही सेम बात, इक्विटी वालों को आपने रुपयों में क्या दिया और इक्विटी वालों का परसेंटेज में रिटर्न कितना है। तो ना एक बहुत सिंपल सा फंडामेंटल दिमाग में रखो कि अगर आपको वैल्यू ऑफ डेट कंप्यूट करना है तो डिवेंचर होल्डर का रिटर्न सोचो क्या है? इंटरेस्ट। और उनका परसेंटेज में रिटर्न कितना है? वो केडी। ऐसे ही इक्विटी वालों का रिटर्न यहां पर क्या है? ईबीटी। डिवाइड किससे कर दोगे? केई से। नहीं, तो दोनों का रिस्पेक्टिव रिटर्न लो और दोनों के रिस्पेक्टिव कॉस्ट से डिवाइड कर दो, आपको वैल्यू ऑफ डेट और वैल्यू ऑफ इक्विटी मिल जाएगा। अब सोचिए जरा, हम अगर यह जानना चाहें कि हमारे फर्म की वैल्यू क्या है, तो इक्विटी और डेट की वैल्यू को जोड़ देंगे तो हमारी कंपनी की एक ओवरऑल वैल्यू निकल आएगी। तो वैल्यू ऑफ फर्म क्या होता है? वैल्यू ऑफ फर्म यहां पर एक और कॉन्सेप्ट है, वो बेसिकली क्या है? वैल्यू ऑफ डेट प्लस वैल्यू ऑफ इक्विटी। व्हाट इज वैल्यू ऑफ डेट? सर अभी अभी हमने देखा आई डिवाइडेड बाय केडी। व्हाट इज वैल्यू ऑफ इक्विटी? ईबीटी डिवाइडेड बाय केई। मैं अगर केडी और केई को एलसीएम ले लूं तो ध्यान रखें जब मैं केडी और केई का एवरेज निकालूंगा तो उसको केओ बोलेंगे, ओवरऑल कॉस्ट ऑफ कैपिटल बोलेंगे। नहीं भाई, डेट और इक्विटी का, डेट हमारी एक कॉस्ट है, डेट की कॉस्ट है, इक्विटी की कॉस्ट है, तो दोनों को अगर हम कंबाइन करेंगे तो वो क्या निकल के आएगा? ओवरऑल कॉस्ट ऑफ कैपिटल।
तो वो क्या होगा KO, और ऊपर क्या लिखेंगे I प्लस EBT। तो I प्लस EBT तो EBIT हो गया डिवाइडेड बाय KO। मतलब मैं कहना ये चाह रहा हूं कि हमारा जो तीसरा वैल्यू ऑफ फर्म है वो बेसिकली क्या होगा कि इक्विटी और डेट की वैल्यू को या तो कंबाइन कर दो, पहले इक्विटी की वैल्यू निकाल दो, डेट की वैल्यू निकाल दो, उन दोनों को जोड़ दो, और या फिर आप क्या करो कि इक्विटी और डेट दोनों को मिला के जो हमने कमाई करी है, इक्विटी और डेट को देने के लिए हमने क्या कमाया EBIT, इन दोनों को देने के लिए हमने क्या कमाया EBIT, EBIT लो और इनकी ओवरऑल कॉस्ट से डिवाइड कर दो, KO से डिवाइड कर दो। मतलब वैल्यू ऑफ फर्म निकालने के दो तरीके हैं, एक तरीका है EBIT अपॉन KO ले लो, और दूसरा तरीका क्या है वैल्यू ऑफ डेट प्लस वैल्यू ऑफ इक्विटी कर दो। ये टॉपिक तभी मेरे रेगुलर बैच में भी आप देखोगे तो मैं इसको स्टार्टिंग में नहीं लेता हूं, क्योंकि इसमें ना थोड़ा सा टेक्निकलिटीज है। एक बार पूरा सिलेबस खत्म होने के बाद ना बच्चा थोड़ा मेच्योर हो जाता है, उसको काफी बातें पता लग जाती है। इसलिए अगर आपने और चैप्टर्स का रिवीजन नहीं किया है तो पहले बाकी चैप्टर्स का रिवीजन करो, फिर बाद में इसको करना, ठीक है। तो अब हम फाइनली सम अप कर रहे हैं। हमने कहा भाई देखो वैल्यू ऑफ डेट निकालने का क्या तरीका है, इंटरेस्ट को KD से डिवाइड कर देंगे, वैल्यू ऑफ EBT निकालने का क्या तरीका है, EBT को KE से डिवाइड कर देंगे, और वैल्यू ऑफ फर्म निकालने का तरीका है कि मुझे पूरी ऑर्गेनाइजेशन के वैल्यू को देखना है, तो उसमें डेट और इक्विटी दोनों का वैल्यू होगा, तो इन दोनों के लिए क्या कमाई करी EBIT, और इन दोनों के एवरेज कॉस्ट को क्या बोलते हैं KO, तो EBIT को KO से डिवाइड कर देंगे, वैल्यू ऑफ फर्म आ जाएगा। और या फिर आप इंडिविजुअली दोनों की वैल्यू निकाल के उसके बाद दोनों को प्लस भी कर सकते हो, ये भी एक तरीका है करने का। इसको नोट करना है तो कर लीजिए आप। ऊपर एजम्पशंस मैं एक बार दिखा देता हूं आपको, ये भी नोट कर लीजिएगा। और जैसे मैंने कहा कि ये नोट करने का वक्त आपको मैं दे रहा हूं, पेज को आप स्क्रॉल वीडियो को पॉज करके आप नोट कर सकते हो, या फिर स्क्रीनशॉट लेकर बाद में भी नोट कर सकते हो। आइए एक बार लास्ट बार देख लेते हैं। मैंने आपसे कहा कि EBIT में से इंटरेस्ट को घटाते हैं तो क्या आता है EBT आता है। मान लीजिए EBIT 100 रुपए है, इंटरेस्ट 20 रुपए है, और 80 रुपए का EBT है। ये EBT में कह सकता हूं कि सारा का सारा इक्विटी शेयर होल्डर्स के लिए है, क्योंकि आगे ना तो टैक्सेस है ना प्रेफरेंस शेयर कैपिटल है। ये जो इक्विटी शेयर होल्डर की कमाई है 80 रुपए की, इसी को लेके अगर मैं इक्विटी शेयर होल्डर के जो परसेंटेज रिटर्न है उसे डिवाइड कर दूंगा या कैपिटलाइज कर दूंगा, तो क्या निकल आएगा वैल्यू ऑफ इक्विटी। ये इंटरेस्ट किसको दिया है आउटसाइडर्स को, तो इंटरेस्ट जो आउटसाइडर्स को दिया है उनके रिटर्न मतलब KD से डिवाइड कर देंगे, कैपिटलाइज कर देंगे, तो क्या आ जाएगा वैल्यू ऑफ डेट। और ये 100 रुपए क्या है, ये इन दोनों की कमाई है, 80 प्लस 100 कर दोगे तो क्या आएगा 100 रुपए, दोनों की कमाई है। तो दोनों की कमाई को दोनों के जो एवरेज रिटर्न मतलब उनका एवरेज कॉस्ट से डिवाइड कर दोगे तो हमारे पूरे फॉर्म का वैल्यू आ जाएगा, मतलब जिसमें डेट और इक्विटी का कंबाइंड वैल्यू है। अब एक नोट है यहां पर डिस्कस कर लेते हैं इसे भी साथ साथ ही, इसी से ही आया वैल्यू ऑफ फर्म का फॉर्मूला क्या बना हमारा EBIT अपॉन KO। तो EBIT अपॉन KO ये फॉर्मूला बना, इसी से हम KO भी निकाल सकते हैं, EBIT अपॉन वैल्यू ऑफ फर्म। भाई अगर आपको ओवरऑल कॉस्ट ऑफ कैपिटल निकालना हो तो क्या करना चाहिए, दोनों की कमाई, दोनों की कमाई क्या है EBIT डिवाइडेड बाय दोनों का वैल्यू, दोनों का वैल्यू क्या होगा वैल्यू ऑफ फर्म। वैल्यू ऑफ फर्म में इक्विटी और डेट दोनों का वैल्यू है। तो अगर मुझे ओवरऑल कॉस्ट ऑफ कैपिटल कंप्यूट करना है तो मुझे क्या करना चाहिए, मैंने दोनों के पैसों पर जो कि नीचे वैल्यू ऑफ फर्म है क्या कमाया, दोनों के पैसों पे क्या कमाया। मान लो 10 लाख रुपए दोनों के पैसे हैं और 2 लाख रुपए दोनों का कमाई मतलब EBIT है, तो 2 लाख अपॉन 10 लाख क्या हो जाएगा 20%, और ये 20% क्या है KO है। ठीक है, इसी से घुमा फिरा के डिवाइस और इसको डिराइव कर रखा है। तो इसको आप नोट कर लिया हो तो हम अपने अब अगले या कहें कि अगला क्या, अगला कॉन्सेप्ट मतलब हमारी पहली अप्रोच नेट इनकम अप्रोच पर बात करना शुरू करेंगे। चलिए अब हम अपने पहले अप्रोच की तरफ बढ़ रहे हैं। हमारी पहली अप्रोच कौन सी है, नेट इनकम अप्रोच। अब इस बात को ध्यान रखिएगा, अब मैं जितनी भी बातें यहां पर करूंगा आपके साथ ये सारी एडिशनल बातें हैं। जो हमने अभी अभी बातें करी है वो नेट इनकम अप्रोच के लिए भी वैलिड है और बाकी की 3 अप्रोचेस के लिए भी वैलिड है। हमने 3 assumptions पहले डिस्कस की थी, हालांकि लिखवाई मैंने 5 थी लेकिन मैंने बताई 3 थी। पहली कौन सी कि हमारे यहां पर सिर्फ 2 ही सोर्सेज ऑफ फाइनेंस है, डेट और इक्विटी, तीसरा नहीं है मतलब प्रेफरेंस शेयर नहीं है।
देयर आर नो टैक्सेस, टैक्सेस नहीं है। और तीसरा कौन सा बताया कि जितनी कमाई करते हैं सारी बांट देते हैं, देयर आर नो रिटेन अर्निंग्स। फिर मैंने फॉर्मुलाज कुछ बताए, मैंने कहा वैल्यू ऑफ डेट निकालना हो तो इंटरेस्ट को केडी से डिवाइड कर दो, वैल्यू ऑफ इक्विटी निकालना हो तो ईबीटी को केई से डिवाइड कर दो, वैल्यू ऑफ फर्म निकालना हो तो ईबीआईटी को केओ से डिवाइड कर दो, या फिर दोनों की अलग अलग वैल्यूज को जोड़ दो, तब भी वैल्यू ऑफ फर्म आ जाएगा। ये सारी बातें इस नेट इनकम अप्रोच के लिए भी एप्लीकेबल है। ठीक है जी। अब हम बात कर रहे हैं नेट इनकम अप्रोच। अब नेट इनकम अप्रोच की खुद की दो एजम्पशंस है। अच्छा एक बात बताऊं, आप में से वो बच्चे जो न्यू सिलेबस के हैं और आपके एग्जाम में अगर क्वेश्चन आता है राइट अ शॉर्ट नोट ऑन नेट इनकम अप्रोच, ठीक है, या फिर व्हाट आर दी वेरियस एजम्पशंस ऑफ नेट इनकम अप्रोच, तो ये 2 लिख के आएंगे और वो 3 लिख के आएंगे, वो जो 5 लिख के आएंगे जो लिखवाई है मैंने, और अगर कोई भी 7 याद रहे वो 7 लिखाना। लेकिन ध्यान रखें ये जो इसकी खुद की 2 हैं ये नहीं लिखोगे ना तो मार्क्स बहुत ज्यादा काट लिए जाएंगे, तो ये 2 तो इंपॉर्टेंट है। और रही बात ओल्ड सिलेबस वाले बच्चों की, आपके एग्जाम में एमसीक्यू आएगा, बताइए इसमें से नेट इनकम अप्रोच की असम्पशन नहीं है या फिर इनमें से कौन सी असम्पशन है, ऐसे कुछ करके एमसीक्यू आएगा। अभी डिस्कस करेंगे, डिस्क्रिप्टिव भी करेंगे, एमसीक्यू भी करेंगे। फिलहाल के लिए ये 2 असम्पशंस क्या है। पहले दूसरी वाली असम्पशन कह रहा कॉस्ट ऑफ डेट इज लेस देन कॉस्ट ऑफ इक्विटी। इसमें कौन सी नई बात है? हाँ, डेट की कॉस्ट हमेशा इक्विटी की कॉस्ट से कम होती है। क्यों कम होनी चाहिए? या ये कहें कि इक्विटी की कॉस्ट डेट की कॉस्ट से ज्यादा क्यों होती है? भाई इक्विटी वाले रिस्क ले रहे हैं, सारा बिजनेस का खतरा तो इक्विटी वालों ने ले रखा है, डेट वालों को कोई खतरा थोड़ी है। प्रॉफिट हो ना हो उनको उनके घर में फिक्स ब्याज पहुंच जाता है, कंपनी बंद भी करते हैं तो सबसे पहले उन्हीं की पेमेंट होती है, क्योंकि डेट वाले रिस्क कम लेते हैं इक्विटी के कॉन्टेक्स्ट में, तो इसलिए ऑफ कोर्स कॉस्ट ऑफ डेट विल ऑलवेज बी लेस देन कॉस्ट ऑफ इक्विटी। इसमें कोई नई बात तो नहीं कर रहा है, ठीक बात है। अगली assumption कहता है KD and KE remains constant and increase in financial leverage, that is use of more debt, does not affect the risk perception of the investors। ये वो assumption है जिसने इस पूरी की पूरी अप्रोच को बिल्कुल illogical, बिल्कुल impractical, बिल्कुल वाहियात बना दिया। मतलब बिल्कुल impractical assumption है। अब जरा खुद सोचिए, कह रहा KD KE remains constant, कह रहा है ये हमेशा कांस्टेंट रहता है, इवन तब भी जब आप अपनी किताबों में और उधारी लेके आ रहे हो। इंक्रीज इन फाइनेंशियल लेवरेज, फाइनेंशियल लेवरेज मुझे बताओ कब बढ़ता है? जब फाइनेंशियल रिस्क बढ़ता है। फाइनेंशियल रिस्क कब बढ़ेगा? जब इंटरेस्ट बढ़ता है। भाई लेवरेज बढ़ रही है ना आपने मेरे साथ, और इंटरेस्ट बढ़ने का मतलब उधारी बढ़ रही होगी ना। कह रहा अगर हम अपनी किताबों में उधारी बढ़ा भी लेते हैं तब भी हमारा केडी कांस्टेंट ही रहता है। ऐसा प्रैक्टिकली हो सकता है? केडी छोड़ो, केई भी बदल जाएगा। अब जरा सोच के बताओ, अगर मान लो हमारी किताबों में ऑलरेडी बहुत उधार है और अगर हम बैंक से और एडिशनल लोन लेने के लिए जा रहे हैं, बैंक या तो हमारी उस नई लोन एप्लीकेशन को रिजेक्ट कर देगा, और अगर देगा भी ना तो वो हमें ज्यादा इंटरेस्ट रेट पे देगा, क्योंकि बैंक को भी लग रहा है भाई तुम्हारे सर पे ऑलरेडी इतनी उधारी है। आज अगर मान लो विजय माल्या इंडिया वापस आ जाते हैं और किसी बैंक के पास जाता है वो और कहता है और उधार चाहिए, तो दे देंगे लोन, बैंक दे देंगे। सर ट्रैक रिकॉर्ड पुराना बेकार है बहुत, मतलब बैंक या तो लोन देने से मना ही कर देगा, या तो उनको तो लोन देने से मना ही कर देगा। और अगर मान लो देता भी है कोई बैंक, हाँ भी कर देता है, कोई येस बैंक जैसा येस कर भी देता है, तो वो बड़े ज्यादा ब्याज पे देगा। येस बैंक का जो पीछे अब तो चलो ठीक है वो सरकार के हाथों में चला गया था, एसबीआई ने उसके ऊपर कंट्रोल ले लिया था, लेकिन जब वो कपूर थे उनके प्रमोटर, क्यों येस बैंक जो है बर्बाद हुआ? क्योंकि वो हर लोन को येस बोल देता था, उसने अपने नाम को कुछ ज्यादा ही लिटरली ले लिया, हर लोन को येस बोलते थे। इस करके आप देख लो बाद में एनपीए इतने बड़े कि बैंक के साथ इतनी दिक्कत आ गई। मतलब ये कि एक समझदार अगर कोई बैंकिंग सिस्टम होगा तो वो अगर ऐसी कंपनियां आती हैं जिनके पास ऑलरेडी लोन बहुत ज्यादा हैं, वो उनको या तो लोन देने से मना ही कर देंगे, और या फिर जो है अगर देंगे भी तो ज्यादा इंटरेस्ट रेट पे देंगे। और छोड़ो बैंक को, आपसे ही पूछता हूं, अगर आपसे कोई ऐसा इंसान उधार लेने आए और आपको पता हो कि ये इंसान ने 10 दुनिया भर से पैसे ले रखे, तो क्या आप उसको पैसा दे दोगे? नहीं दोगे। क्या कहोगे? भाई पैसे किसी के वापस ही नहीं करता। मतलब ये कि केडी कांस्टेंट नहीं रहता, जैसे जैसे हमारी किताबों में उधारी बढ़ती जाती है, और केई भी कांस्टेंट नहीं रहेगा, क्योंकि जैसे ही हम किसी कंपनी में ज्यादा डेट देखते हैं तो हमारी रिटर्न की एक्सपेक्टेशन भी बढ़ जाती है, हमें रिस्क ज्यादा लगता है, और ज्यादा रिस्क तो ज्यादा रिटर्न चाहिए। मैं आप ही को सपोज पूछूं, मैं अगर मान लो 2 कंपनियों के एग्जांपल दूं, एक कंपनी 0 डेट है, उधार है ही नहीं बुक्स में, और एक कंपनी का डेट इक्विटी रेशियो 7:1 का है, मतलब ₹1 खुद का ₹7 उधारी के, और मैं अगर आपसे कहूं कि दोनों आपको 18% का रिटर्न देंगी, तो क्या दोनों में से किसी में भी लगा लोगे या किसी को प्रेफर करोगे? सर हम तो ऐसी कंपनी में लगाएंगे जहां पे उधारी कम है। क्यों? क्योंकि आपको भी पता है अगर किसी कंपनी की बुक्स में उधारी ज्यादा है, इसका मतलब ये कि ये कंपनी डूब भी सकती है, क्योंकि जितने भी मैक्सिमम हमने इंसॉल्वेंसी बैंक्रप्सीज देखी हैं पास्ट में, वो सारी की सारी ज्यादा उधारी की वजह से तो ही।
मतलब सीधा सीधा ये है कि जैसे जैसे हमारी किताबों में उधारी बढ़ती है, केडी के ही कांस्टेंट नहीं रहता है, प्रैक्टिकली देखोगे नहीं कांस्टेंट रहता है। अगर हम ऐसे कंपनी में इन्वेस्टमेंट्स कर रहे हैं, चाहे मैं एज अ डिबेंचर होल्डर करूं, चाहे मैं एज अ इक्विटी शेयर होल्डर करूं, अगर मैं किसी ऐसी कंपनी में पैसा इन्वेस्ट करने की सोच रहा हूं जिनके यहां उधारी ज्यादा है, तो मैं रिस्क ज्यादा ले रहा हूं, रिस्क ज्यादा ले रहा हूं तो रिटर्न भी ज्यादा ही चाहिए। तो ये एक assumption है जिसकी वजह से हम कह सकते हैं कि ये पूरी अप्रोच जो है वो इलॉजिकल सी बन जाती है। अब सवाल ये उठता है कि इस अप्रोच के कंक्लूजन्स क्या हैं। दो assumptions आपको क्या एडिशनल याद रखनी है। पहली कि केडी विल ऑलवेज बी लेस देन केई, वो तो ठीक है, समझ में भी आता है। दूसरी, केडी एंड केई रिमेन कांस्टेंट इररिस्पेक्टिव ऑफ द डेट इक्विटी रेशियो, इररिस्पेक्टिव ऑफ द डेट इक्विटी मिक्स। हमारा डेट इक्विटी मिक्स जो भी हो, हमारा केडी केई कह रहे हैं कांस्टेंट है। अगर केडी 10 है, केई 15 है, तो 10 और 15 ही रहने वाला है। ठीक है, अच्छा ठीक है, समझ गए। अब होगा क्या अगर केडी केई कांस्टेंट है और केडी हमेशा कम है? तो बहुत ऑब्वियस सी बात है, फिर मुझे पैसा हमेशा ज्यादा उधारी से ही रेज करना चाहिए। मतलब मुझे अगर मान लो फ्रेश पैसा चाहिए तो मुझे क्या करना चाहिए? उधारी लेना चाहिए। क्यों उधार लेना चाहिए? क्योंकि उधार सस्ता है। सस्ता उधार अगर मेरी किताबों में आएगा तो मेरी ओवरऑल कॉस्ट ऑफ कैपिटल को गिरा देगा। ये अब मैं कुछ कॉन्क्लूजन ड्रॉ करवा रहा हूं। मैं क्या ड्रॉ करवा रहा हूं? कॉन्क्लूजन। आइए जरा एक एग्जाम्पल लेके बात करते हैं। सपोज मैं आपसे कहता हूं कि केडी 10 है, केई 20 है, केडी इज लेस देन केई, समझ में आता है? हाँ। मान लो हमारी किताबों में आधा डेट हो और आधा इक्विटी हो। अब आप ओवरऑल कॉस्ट ऑफ कैपिटल याद करो, कैसे निकालते थे ओवरऑल कॉस्ट ऑफ कैपिटल? केडी इंटू कॉस्ट ऑफ डेट इंटू वेट ऑफ डेट प्लस कॉस्ट ऑफ इक्विटी इंटू वेट ऑफ इक्विटी। वहां मैंने बड़े तरीके से सारी बातें एक्सप्लेन करी थी, इवन रिवीजन क्लास में भी। आइए जरा मुझे बताइए व्हाट विल बी दी ओवरऑल कॉस्ट ऑफ कैपिटल? केडी इंटू डब्ल्यूटी 10 इंटू 0.5 प्लस 20 इंटू 0.5, कितना हो गया ये? 5 प्लस 10 15%। जैसे ही मैं अपने किताबों में डेट बढ़ाता हूं, 0.5 से 0.6 कर लेता हूं और इक्विटी का वेट गिरा देता हूं, तो हमारी ओवरऑल कॉस्ट ऑफ कैपिटल क्या हो जाएगी? 10 इंटू 0.6, 20 इंटू 0.4, 6 प्लस 8 14%। मेरी ओवरऑल कॉस्ट ऑफ कैपिटल गिर गई। सपोज मैं अपना डेट और बढ़ा दूं, 0.7 वेट कर दूं इसका और 0.3 इसका कर दूं, तो 10 इंटू 0.7 प्लस 20 इंटू 0.3 कितना हो गया? 7 प्लस 6 13% हो गया। हमारी कॉस्ट और गिर गई। अगर मैं ये वेट और बढ़ा दूं 0.8 0.2, 10 इंटू 0.8 प्लस 20 इंटू 0.2, 8 प्लस 6, नहीं सर 8 प्लस 6 नहीं, 8 प्लस 4 कितना हो गया? 12%। मतलब आप देख रहे हो कि जैसे जैसे मैं अपनी किताबों में उधारी बढ़ा रहा हूं, हमें फायदा हो रहा है। फायदा क्या हो रहा है? हमारी ओवरऑल कॉस्ट ऑफ कैपिटल गिरती जा रही है। क्यों गिरती जा रही है? बिकॉज केडी के ही कांस्टेंट है। लेकिन प्रैक्टिकली केडी के ही कांस्टेंट नहीं रहेगा, केडी और के ही कांस्टेंट नहीं रहेगा। जैसे जैसे मैं ये डेट का कंपोनेंट बढ़ाता जाऊंगा ना, वैसे वैसे एडिशनल उधार देने वाले लोग भी अपनी कॉस्ट बढ़ा लेंगे, मतलब केडी भी बढ़ जाएगा। और जो मेरे इक्विटी शेयर होल्डर है वो मुझसे ज्यादा रिटर्न एक्सपेक्ट करेंगे, क्योंकि उनको अब मेरी कंपनी में ज्यादा रिस्क लगता है। समझ पा रहे हो बात को? लेकिन ये अजम्पशन है, इस वजह से हम कह रहे हैं कि जैसे जैसे हम अपनी किताबों में उधारी लेके आएंगे, वैसे वैसे हमारा जो कॉस्ट ऑफ डेट है, ओवरऑल कॉस्ट ऑफ कैपिटल है, वो रिड्यूस होता जाएगा। अब आप मुझे बताइए, अगर ओवरऑल कॉस्ट ऑफ कैपिटल रिड्यूस होता जाएगा तो कंपनी को इससे फायदा होगा कि नुकसान होगा? सर कंपनी को इससे फायदा होगा। और देखिए कैसे फायदा होगा। अब आइए जरा, अब वो कॉमन फॉर्मूलाज याद करके बताइए। हमारी वैल्यू ऑफ फर्म कैसे आती है? सर वैल्यू ऑफ फर्म आती है EBIT अपॉन KO, ऐसे आती है। अभी भी देखा ना वैल्यू ऑफ फर्म कैसे आती है? EBIT अपॉन KO। मान लो हमारा जो EBIT है ना, EBIT हमारा 1.5 लाख रुपए का है, ठीक है। अब आप जरा सोचिए, हम कह रहे हैं कि भी देखो जैसे जैसे हम डेट को बढ़ाते जा रहे हैं, जैसे जैसे डेट को बढ़ाते जा रहे हैं, तो जो हमारी ओवरऑल कॉस्ट ऑफ कैपिटल है वो रिड्यूस होती जा रही है। 15 से 14 हुई, 13 हुई, 12 हुई। जैसे जैसे हमने डेट 50 से 60 किया तो हमारी ओवरऑल कॉस्ट 15 से 14 हो गई। और ऐसा क्यों हो रहा है? क्योंकि हम महंगे सोर्स को रिप्लेस करके सस्ता सोर्स लेके आएंगे, तो बहुत ऑब्वियस ही बात है हमारी ओवरऑल कॉस्ट ऑफ कैपिटल तो रिड्यूस होगी। और बड़ी लॉजिकल सी बात है, जब कह रहे हैं केडी विल ऑलवेज बी लेस देन केई, तो ज्यादा फायदा कहां से मिलेगा हमें पैसा रेज करने में? जो ऑफ कोर्स सस्ता सोर्स ऑफ फाइनेंस है। केडी सस्ता,
तो केडी को अगर हम अपने अपने कैपिटल स्ट्रक्चर में ज्यादा जगह देंगे तो हमारी ओवरऑल कॉस्ट ऑफ कैपिटल जो है वो रिड्यूस होगी। और अगर ओवरऑल कॉस्ट ऑफ कैपिटल मतलब ये केओ रिड्यूस होगी तो बहुत ऑब्वियस ही बात है इसका इंपैक्ट वैल्यू ऑफ फर्म में डिक्रीज नहीं, वैल्यू ऑफ फर्म बढ़ जाएगी। कैसे, आइए देखिए। सपोज मैंने जैसे अभी आपको कहा वैल्यू ऑफ फर्म का फॉर्मूला क्या है, वैल्यू ऑफ फर्म का फॉर्मूला है ईबीआईटी अपॉन केओ। अगर हमारा ईबीआईटी 1.5 लाख रुपए का है और अगर हमारा केओ 15% है तो हमारा वैल्यू ऑफ फर्म 10 लाख रुपए आएगा। और अगर मान लो यही हमारा केओ जो है 14% हो जाता है, जैसे कि हमारा हो गया, आप देखिए 14 हो गया यहां पर, तो हमारा वैल्यू ऑफ फर्म देखो कितना आएगा, बढ़ेगा। देखना 1.5 लाख को 14% से डिवाइड कर दोगे तो ये 10,71,429 आएगा। और ऐसे ही अगर मैं कहूं कि हमारा ईवीआईटी 15 लाख है और हमारा केओ 13 हो जाएगा तो 15 लाख को 13% से डिवाइड अगर करते हो तो ये और ज्यादा बढ़ जाएगा, 11,53,846। मतलब जैसे जैसे, और बड़ी आप सोचिए ना कितनी ऑब्वियस सी बात है, अगर हमारी ओवरऑल कॉस्ट कम होती जा रही है, हमें सस्ता पैसा मिल रहा है मार्केट से, तो ये तो ऑर्गेनाइजेशन के लिए बेहतर बात होगी ना, तो वैल्यू ऑफ फर्म तो बढ़ना चाहिए। इसका मतलब ओवरऑल कॉस्ट ऑफ कैपिटल में, केओ में और वैल्यू ऑफ फर्म में इनवर्स रिलेशनशिप होता है। केओ गिराते जाओगे, केओ गिराते जाओगे, वैल्यू ऑफ फर्म बढ़ती जाएगी। केओ गिराते जाएंगे, वैल्यू ऑफ फर्म बढ़ती जाएगी। और यही हो रहा है, हम जैसे जैसे कह रहे हैं कि केओ गिर रहा है तो वैल्यू ऑफ फर्म बढ़ती जा रही है। और केओ गिरेगा कब इस अप्रोच में, जब हम ज्यादा से ज्यादा उधारी अपनी किताबों में लेके आएंगे। ज्यादा से ज्यादा उधारी प्रैक्टिकली पॉसिबल नहीं है। क्यों नहीं है? क्योंकि अगर हम ज्यादा उधारी लेने की कोशिश करेंगे तो हमारे जो इन्वेस्टर्स होंगे उनका रिस्क परसेप्शन बढ़ेगा, वो या तो अपनी ब्याज की दरें बढ़ा देंगे या इक्विटी वाले अपने रिटर्न की एक्सपेक्टेशन बढ़ा देंगे। लेकिन इसने यही पहले एज्यूम कर लिया कि ये दोनों तो कांस्टेंट ही रहते हैं। तो अगर ये दोनों कांस्टेंट रहते हैं तो हम ये कह रहे हैं कि जैसे जैसे उधारी बढ़ाएंगे, क्योंकि डेट सस्ता सोर्स ऑफ फाइनेंस है, सस्ता डेट लाने से हमारी ओवरऑल कॉस्ट ऑफ कैपिटल में गिरावट आएगी, और ओवरऑल कॉस्ट ऑफ कैपिटल में गिरावट आएगी, वैल्यू ऑफ फर्म में बढ़ावट मतलब इंक्रीज आएगा, बढ़ोतरी होगी। बढ़ावट मतलब ठीक है, इंक्रीज आएगा। ठीक है, तो यही कंक्लूजन है। आइए एक बार देख लेते हैं। अब देखो हम क्या कह रहे हैं। हमने कहा भाई देखो, एज द डिग्री ऑफ फाइनेंशियल लेवरेज इंक्रीजेस। डिग्री ऑफ फाइनेंशियल लेवरेज का क्या मतलब है कि भाई डीएफएल बढ़ने का क्या मतलब है, फाइनेंशियल रिस्क बढ़ना। फाइनेंशियल रिस्क बढ़ने का मतलब इंटरेस्ट बढ़ना, इंटरेस्ट बढ़ने का मतलब डेट बढ़ना। मतलब ये लाइन लिखना, एज द डिग्री ऑफ फाइनेंशियल लेवरेज इंक्रीजेस, मतलब हम कह रहे हैं कि हमारा डेट अगर हम बढ़ा रहे हैं तो फाइनेंशियल लेवरेज को मैंने लेवरेज टॉपिक में बहुत बढ़िया से डिस्कस किया है, तो आपने अगर वो रिवाइज किया तो शायद ये सारी बातें आपको समझ में आ रही होंगी। अच्छा, एज द डिग्री ऑफ फाइनेंशियल लेवरेज इंक्रीजेस WACC विल डिक्लाइन। अब ये भी प्रूव किया हमने। और WACC विल डिक्लाइन क्यों? बिकॉज ऑफ द चीपर डेट, बिकॉज डेट चीपर है। हमारी दो एजम्पशंस यही तो है कि डेट इज चीपर देन इक्विटी। तो अगर हम चीपर सोर्स को लेके आएंगे तो हमारी ओवरऑल कॉस्ट ऑफ कैपिटल पर डिक्लाइन आएगा, ऑफ कोर्स वो रिड्यूस होगी। और क्योंकि वैल्यू ऑफ फर्म कैसे आता है, ईबीआईटी अपॉन केओ, द वैल्यू ऑफ फर्म विल इंक्रीज फॉर एवरी डिक्लाइन इन WACC। We can say that there is inverse relationship between value of firm and cost of capital। आपने देखा जैसे जैसे हमारा वैल्यू, जैसे जैसे हमारा ओवरऑल कॉस्ट ऑफ कैपिटल कम होता जा रहा है, वैल्यू ऑफ फर्म बढ़ता जा रहा है, बढ़ता जा रहा है, बढ़ता जा रहा है। देयर इज इनवर्स। इनवर्स मतलब एक को बढ़ाओ दूसरा घटे, दूसरे को घटाओ, एक को बढ़ाओ दूसरा घटे, या दूसरे को घटाओ पहला बढ़े, या पहले को बढ़ाओ दूसरा घटे, मतलब उल्टा चलेंगे। सिंपल सी बात है। क्या ये बात समझ में आती है? हाँ सर, बिल्कुल समझ में आ गई। अब आप जरा आगे देखें, ये रहा ग्राफिकल प्रेजेंटेशन। ग्राफिकल प्रेजेंटेशन देखिए, आप अगर केडी और केई की लाइन देखेंगे तो वो एक हॉरिजॉन्टल लाइन है। जैसे हम जब हमने मार्जिनल कॉस्टिंग पढ़ा था, आपको याद होगा मैंने वेरिएबल कॉस्ट और फिक्स कॉस्ट का भी ग्राफ बनवाया था आपको। फिक्स कॉस्ट का ग्राफ कैसे होता था? एक हॉरिजॉन्टल लाइन। हॉरिजॉन्टल लाइन क्यों? क्योंकि फिक्स कॉस्ट फिक्स रहती थी, हमारा कुछ भी लेवल ऑफ आउटपुट हो। ऐसे ही हम कह रहे हैं हमारा डिग्री ऑफ लेवरेज कुछ भी हो, हमारी उधारी कुछ भी हो, केडी विल रिमेन कांस्टेंट एंड केई विल आल्सो रिमेन कांस्टेंट। केडी एंड केई विल रिमेन कांस्टेंट। और क्योंकि जैसे 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 उधारी बढ़ती जाएगी, जैसे 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 उधारी बढ़ती जाएगी, ओवरऑल कॉस्ट ऑफ कैपिटल गिरती जा रही है, गिरती जा रही है, गिरती जा रही है, गिरती जा रही है, गिरती जा रही है। क्यों गिरती जा रही है? क्योंकि उधारी बढ़ती जा रही है, तो चीपर सोर्स आ रहा है
महंगा सोर्स हट रहा है, चीपर सोर्स आ रहा है, महंगा सोर्स हट रहा है, और इस वजह से हम कह रहे हैं हमारा ओवरऑल कॉस्ट ऑफ कैपिटल डिक्लाइन है। जब हमारी किताबों में जीरो उधारी होगी, जीरो लेवरेज मतलब जीरो डेट होगा, तो हमारी ओवरऑल कॉस्ट ऑफ कैपिटल तब तो के के बराबर ही होगी ना। मान लो उधार है ही नहीं मेरी किताबों में, तो हमारा के ही हमारा ओवरऑल कॉस्ट ऑफ कैपिटल होगा। लेकिन जैसे जैसे उधारी आती जाएगी, हमारा ओवरऑल कॉस्ट ऑफ कैपिटल जो है वो रिड्यूस होता जाएगा। ये ग्राफिकल प्रेजेंटेशन है। सर ओल्ड सिलेबस वालों को क्यों करना है ये ग्राफ? अरे ओल्ड वाले नहीं, न्यू वाले भी तो देख रहे हैं ना इस क्लास को। तो न्यू वाले बच्चों के लिए कह रहा हूं, अगर एग्जाम में आए एक ग्राफ चिपका के आना, एग्जामिनर पूरे 5 नंबर खुश होकर देगा। अगर आता है एग्जाम में नोट, क्या नोट आता है? राइट अ शॉर्ट नोट ऑन नेट इनकम अप्रोच, या फिर व्हाट आर द वेरियस अजम्पशंस ऑफ नेट इनकम अप्रोच। तो अजम्पशन के साथ साथ देखा ना ग्राफ। और अल्टीमेटली अब हम आ रहे हैं कंक्लूजन पर। अब आप मुझे बताइए कि कंक्लूजन क्या होना चाहिए? कंक्लूजन तो यही होना चाहिए कि हमें जितना हो सके उधार लेना चाहिए एज पर दिस अप्रोच। मैक्सिमम डेट इज द ऑप्टिमम कैपिटल स्ट्रक्चर है। हमारे यहां पर इस अप्रोच में जितना ज्यादा उधारी होगी वही हमारा ऑप्टिमम कैपिटल स्ट्रक्चर है। जितना ज्यादा उधार ले सकते हो ले लो, क्योंकि जितना ज्यादा उधार होगा उतनी कम ओवरऑल कॉस्ट ऑफ कैपिटल होगी और उतनी ज्यादा वैल्यू ऑफ फर्म होगी। अंडर एनआई अप्रोच, the value of the firm will be maximum at a point where WACC is minimum. Thus, this theory suggests maximum possible debt financing for minimizing the cost of capital. Value of firm will be maximum at a point where WACC is minimum. That is where debt is maximum. Value of firm maximum कब होगी? जब WACC मिनिमम होगी। और WACC मिनिमम कब होगी? जब डेट सबसे ज्यादा मतलब डेट मैक्सिमम पर होगा। तो ऑप्टिमल कैपिटल स्ट्रक्चर इज द वन वेयर डेट इक्विटी रेशियो इज मैक्सिमम। चलिए अब ऐसा करते हैं, आप ना नेट इनकम अप्रोच के बारे में लिख लीजिएगा। मैं यहां पर ये स्लाइड्स आपके सामने रख रहा हूं, आप वीडियो को पॉज करके भी लिख सकते हैं और आप चाहें तो स्क्रीनशॉट लेकर बाद में भी नोटिंग कर सकते हैं। नेट इनकम अप्रोच, और हमने इसकी कुछ एजम्पशंस लिखी। ये ध्यान रखना ये अलग वाली एजम्पशंस है, कॉमन एजम्पशंस के अलावा है, ठीक है। और फिर हमने कुछ नोट्स लिखे थे। ये ग्राफिकल प्रेजेंटेशन थी। और फिर हमारा फाइनल कंक्लूजन। देखिए जैसे कि आप जानते हैं कि मैं ये रिवीजन ओल्ड और न्यू सिलेबस दोनों बच्चों के लिए करवा रहा हूं, तो हम एमसीक्यूज भी देखेंगे और हम कुछ डिस्क्रिप्टिव क्वेश्चंस भी देखेंगे। अब देखो ओल्ड वाले बच्चे हैं, अगर मैं कोई डिस्क्रिप्टिव क्वेश्चन करवाऊं तो कर लीजिएगा, क्योंकि आपके एग्जाम में उसमें से हो सकता है एक सब पार्ट निकल के आए और 1 नंबर का एमसीक्यू पूछ ले। और जो न्यू वाले बच्चे हैं आप भी कर लीजिएगा। अगर मान लो मैं कोई एमसीक्यू, कोई प्रैक्टिकल एमसीक्यू करवा रहा हूँ, चांसेस हैं कि जो इंस्टीट्यूट ने एमसीक्यू में 1 नंबर में पूछा है, न्यू सिलेबस में वही 1 नंबर का एमसीक्यू 5 नंबर का क्वेश्चन बन के आ जाएगा। यहां 5 नंबर का क्यों आएगा? क्योंकि आपको तो लिख के देख के बताना है, पूरा प्रेजेंटेशन देख के बताना है। ओल्ड वाले बच्चों को सिंपली टिक करके आना होता है। देखो मैं चाहे ओल्ड के एमसीक्यू कराऊं या न्यू के डिस्क्रिप्टिव करवाऊं, करवा तो वही रहा हूं जो हमारे आईसीएसआई ने पूछा है, हमारे इंस्टीट्यूट के दोनों क्वेश्चंस हैं, ठीक है। तो मेरे ख्याल से आपको देख के जाने चाहिए। आइए वैसे तो हम जो मेन क्वेश्चन है वो अगली क्लास में ही देखेंगे, लेकिन 1-2 क्वेश्चंस मैं चाह रहा हूं आपको करवा दूं ताकि आपका कॉन्फिडेंस इंप्रूव हो, कॉन्फिडेंस बढ़े। खासकर देखो ये ओल्ड सिलेबस वाले बच्चे, आपका तो दिल खुश हो जाएगा। ये क्या क्वेश्चन का लेवल है। दिसंबर 2021 में पूछा गया, देयर आर 4 अप्रोचेस टू कैपिटल स्ट्रक्चर डिसीजंस। हालांकि मैंने अभी चारों अप्रोचेस आपको पढ़ाई नहीं है, लेकिन नाम तो चारों के लिखे थे हमने शुरुआत में आते ही। कौन कौन से नाम थे? नेट इनकम अप्रोच, नेट ऑपरेटिंग इनकम अप्रोच, ट्रेडिशनल अप्रोच और मोदी ग्लियानियन मिलर अप्रोच। तो देख लो नेट इनकम और नेट ऑपरेटिंग इनकम तो उसने खुद ही बता दिया है। अब देखो कौन से ऑप्शन में मोदी ग्लियानी और ट्रेडिशनल दोनों लिखा हुआ है। सर ये रहा, डी इज द आंसर, मोदी ग्लियानी मिलर ट्रेडिशनल अप्रोच, ठीक है ना। मॉडर्न कैपिटल थ्योरी ऐसी कोई अप्रोच है ही नहीं, ट्रेडिशनल ग्रॉस इनकम ऐसी भी कोई थ्योरी नहीं है, माइकल मिलर ये भी कोई थ्योरी नहीं है। तो डी इज द करेक्ट आंसर। अगला क्वेश्चन जून 2022 में आया, कहता विच ऑफ द फॉलोइंग आर assumptions ऑफ नेट इनकम अप्रोच। अब आपको मैंने बताया था वो कॉमन assumptions भी नेट इनकम अप्रोच की हैं, और उसके अलावा जो हमने एडिशनल लिखी वो भी उसी की assumptions है। जो हमने कॉमन assumptions लिखी थी और जो हमने एडिशनल assumption लिखी थी।
कॉस्ट ऑफ इक्विटी इज मोर देन कॉस्ट ऑफ डेट, बिल्कुल ठीक बात है। इक्विटी की कॉस्ट ज्यादा होती है डेट से, या कहें डेट की कॉस्ट कम होती है, ठीक बात है, बिल्कुल assumption है। बोथ कॉस्ट ऑफ डेट एंड कॉस्ट ऑफ इक्विटी रिमेन कांस्टेंट एंड इंक्रीज इन फाइनेंशियल लेवरेज डज नॉट अफेक्ट द रिस्क परसेप्शन ऑफ इन्वेस्टर्स, बिल्कुल ठीक बात है, ये भी assumption है। और यही वो assumption है जिसकी वजह से ये अप्रोच जो है बिल्कुल इलॉजिकल हो गई है। देयर आर नो टैक्सेस, हाँ जी ये भी assumption है। तो कौन सा करेक्ट आंसर होगा? डी, ऑल ऑफ द अबव। ठीक है, एक बार चीज आ जाने के बाद उसके बाद कुछ बचता ही नहीं क्वेश्चन में। जून 2023 का क्वेश्चन कहता है विच ऑफ द फॉलोइंग इज ट्रू फॉर नेट इनकम अप्रोच। आप पहले मुझे बताइए, अभी अभी हमने नेट इनकम अप्रोच पढ़ा, वैल्यू ऑफ द फर्म मैक्सिमम कहां पर होगा? वैल्यू ऑफ द फर्म मैक्सिमम कहां पर होगा? जहां पर उधारी सबसे ज्यादा होगी। जहां पर उधारी सबसे ज्यादा होगी मतलब डेट विल बी हायर। नहीं, अगर डेट हायर होगा तो इक्विटी लोअर होगा। मैं ये क्यों बोल रहा हूं? बिकॉज ऑप्शन देखो कुछ ऐसे ही है। कह रहा विच ऑफ द फॉलोइंग इज ट्रू फॉर नेट इनकम अप्रोच? लोअर इक्विटी इज बेटर, लोअर इक्विटी इज बेटर, या लोअर डेट इज बेटर, या डेट इक्विटी रेशियो इररिलेवेंट, नन ऑफ द अबव। भाई डेट इक्विटी रेशियो इररिलेवेंट तो नहीं है, रिलेवेंस तो था। और लोअर डेट इज बेटर, नहीं सर, लोअर डेट अगर होगा इसका मतलब हम कह रहे हैं डेट कम से कम, ना ना, डेट अगर कम से कम होगा तो हमें सस्ते सोर्स का फायदा ही नहीं मिलेगा। हमारी ओवरऑल कॉस्ट ऑफ कैपिटल कब रिड्यूस होगी? जब हमारा डेट सबसे ज्यादा होगा। और डेट ज्यादा कब होगा? जब इक्विटी कम होगी। इसने ये कहीं नहीं दिया ऑप्शन में कि ऐसा हमारा ऑप्शन बेहतर होगा जहां पे डेट हायर हो। इसने इनडायरेक्ट तरीके से बताया, डेट हायर नहीं बोला, इक्विटी लोअर बोल दिया। बात तो एक ही है, ए इज द करेक्ट आंसर। लोअर इक्विटी इज बेटर मतलब भाई लोअर इक्विटी मींस हायर डेट, और हायर डेट पे क्यों बेहतर? क्योंकि हायर डेट पे हमारा ओवरऑल कॉस्ट ऑफ कैपिटल कम होगा। ओवरऑल कॉस्ट ऑफ कैपिटल कम होगा तो वैल्यू ऑफ द फर्म जो है वो मैक्सिमम होगा। और ये बात ना मैंने एफएम में, आपने अगर कई सारे चैप्टर्स रिवाइज किए हैं मेरे साथ या रेगुलर बैच में मुझसे पढ़ा है तो मैं आपने कई बार मेरे मुंह से सुना होगा, एफएम जो एक सब्जेक्ट है ये शेयर होल्डर्स के वेल्थ मैक्सिमाइजेशन के लिए है। इस सब्जेक्ट का एक ही ऑब्जेक्टिव है, शेयर होल्डर की वेल्थ को मैक्सिमाइज करना। हम यहां पर जो फाइनल कंक्लूजन दे रहे हैं, पता है क्या दे रहे हैं? नेट इनकम अप्रोच में हम क्या बोल रहे हैं कि वैल्यू ऑफ द फर्म इज मैक्सिमम व्हेन डेट इज द हाईएस्ट लेवल, डेट इज एट द हाईएस्ट लेवल। मतलब हम यहां पर भी लास्ट में जो कंक्लूजन दिया है वो क्या दिया है कि हमारा ऑप्टिमल कैपिटल स्ट्रक्चर कौन सा है? जहां पर डेट मैक्सिमम है या इक्विटी लोअर है। क्यों? क्योंकि ऐसे में ओवरऑल कॉस्ट ऑफ कैपिटल कम होगा, और ओवरऑल कॉस्ट ऑफ कैपिटल कम होगा तो वैल्यू ऑफ द फर्म विल बी मैक्सिमम, और वही हमारा ऑब्जेक्टिव है। ठीक है जी, तो फिर मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। आई होप कि आपको आज मैंने जितनी बातें बोली हैं समझ में आई होंगी। वीडियो में कमेंट ज़रूर कीजिएगा, आपके कमेंट से ही मुझे पता लग पाता है कि मेरी बताई हुई बात आप तक पहुंच पा रही है कि नहीं पहुंच पा रही है। और वीडियो को लाइक आपने कर ही दिया होगा, चैनल को भी सब्सक्राइब कर ही लेना। कितने दिन तक बिना सब्सक्राइब किए हुए वीडियोस देखोगे? कर लो सब्सक्राइब। मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। थैंक यू सो वेरी मच, टेक केयर, बाय।